देखिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज के संवाद कार्यक्रम में आपका खास स्वागत है। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहब हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते। आज माता कौशल्या की धरती पर आप पधारे हैं। छत्तीसगढ़ आपका आगमन हुआ है। कहा जाता है राम का ननिहाल है। आप पहुंचे, आपने परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया। क्या कुछ अनुभव रहा? क्या लगता है कि भाजपा लेक्यूना है, कहीं भाजपा में कोई कमी लगी इस तरीके से? क्योंकि जिस तरीके के आरोप भूपेश सरकार लगा रही है, उसके बाद आप आए, तमाम आरोप आपने सुबह मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ आपको नजर आया? सबसे पहले माता कौशल्या को नमन करता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। और इस पवित्र धरती पर सबसे पहले मुझे आज आने का मौका दिया पार्टी ने, इसलिए पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, सही में यहाँ परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस का भूपेश जी का सरकार यहाँ पे जो घोटालेबाज सरकार है, और एक से बढ़ के एक जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया, उल्टा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा घोटाले यहाँ पे किए हैं। घोटाले की गिनती नहीं खत्म होती, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे में से एक न वादे निभाने वाली सरकार है। तो लोगों ने तय कर लिया है, इसको परिवर्तन करना उचित रहेगा। आपने घोटाले का जिक्र किया। जब घोटाले की और भ्रष्टाचार की बात आती है तो कर्नाटक पर बात चली जाती है। कर्नाटक का नाटक सबने देखा, आप लोगों के हाथ से सत्ता चली गई। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दा रहेगा? आप तमाम लोगों से मिले, कल भी आपकी कुछ सभाएं, क्या लगता है ये मुद्दा रहेगा या ये मुद्दा हावी है? तो निश्चित रूप से आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे घोटाले तो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि घोटालेबाजों के लिए यानी लोग कभी माफ़ नहीं करते हैं। और जिस तरह से यानी यहाँ पे कोल से लेके यानी जो चावल हो या बाकी सब में यानी घोटाले जो दिख रहे हैं, तो यहाँ की सरकार जाना निश्चित है। गोबर में घोटाला तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा था। पूरे देश भर में सभी राजनीति देखी, लेकिन यहाँ तो मुझे गोबर में भी घोटाला देखा। यहाँ गोबर में कम से कम गाय को तो चारा तो दे दो, तो उसमें जो गोबर में से घोटाले में से इतना पैसा आप लोग जो खा रहे हैं, उसमें से कम से कम थोड़ा आज तक चारा घोटाले के बारे में सुना था, लेकिन गोबर घोटाले के बारे में मुझे लगता है डिसीजन, जैसे कि हम इनोवेशन और इनोवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यहाँ के लगता है मुझे इनोवेशन करते वक्त गवर्नमेंट ने यहाँ चारा घोटाले से लेके एक स्टेप आगे जाके यानी गोबर घोटाला जो है यहाँ पे ढूंढ निकाला है। चारा मतलब आप बिहार ले जा रहे हैं? बिहार? जी हाँ, बिल्कुल वही चारा जो बिहार के, और लालू प्रसाद यादव जो अंदर थे अभी कुछ दिनों के लिए बाहर हैं, हाथ इन्हीं के लोगों के लिए क्या कहा जाए, मतलब दोबारा जाने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है तो वो तो अभी बेल पे बाहर है। इन लोगों के साथ ही हाथ ऊपर उठा रहे हैं। ये कब कौन किसका हाथ छूटे पता नहीं, और कब कौन कभी यानी अंदर जाए वो भी पता नहीं। ठीक है, वहाँ चलूंगा क्योंकि आप इंडिया गठबंधन को ले आए हैं। नॉट इंडिया, इट इज इंडी गठबंधन है। आप पहली बात तो ये है, वही तो ओल्ड यूपीए वाला ही है। उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती, घोटाले नहीं बदलते। लोग इनको उन्हीं घोटाले से जाने जाते हैं। ठीक है, उसी पे चल लेते हैं। अब वहाँ पहुंच ही गए हैं। इंडिया आपने कह दिया, इंडिया मैं कह रहा हूँ, कोई घमंडिया भी कह दे रहा है आप ही की पार्टी के कुछ। आज अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि जिस तर्ज पर कांग्रेस के साथ हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, उसी तर्ज पर अब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां हम बैठे हैं, वहां भी चुनाव लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे। क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं दिखता है। कितनी भी पार्टी यहाँ पे इकट्ठा आने से लोग इकट्ठा नहीं आते हैं। लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने डिसाइड कर लिया है। लोग जो वोट करते हैं विकास के लिए वोट करते हैं। प्रदेश के विकास के लिए हमेशा के लिए वोट किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार देखने के बाद जिस तरह से यहाँ का विकास घट गया है, यहाँ का विकास खुट गया है,
यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे डबल इंजन की सरकार में, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किस तरह से रफ्तार से बढ़ रही थी, यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हर एक स्कीम और एक रफ्तार से बढ़ रही थी, यहाँ के स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के युवकों के हाथों के लिए काम मिल रहा था। लेकिन ये हाथ के सरकार ने किसी के हाथ के लिए काम नहीं दिया, बल्कि बाकी लोगों से हाथ जुड़ा रहे हैं घोटाले में और बाकी सब चीज़ों में। आपने कहा कि सरकार ने तीखा खिला दिया है, फिर दोबारा मीठा खिलाना चाहिए क्योंकि ज्यादा मीठा हो गया था इसलिए तीखा खाना पड़ गया। हाँ जी हाँ, 15 साल की सरकार, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो बहुत ही अच्छी चल रही थी, कभी कभी बहुत अच्छी सरकार चलने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव करके देखे, लेकिन बदलाव लोगों ने करके देखा, उसका फायदा उन लोगों को कुछ हुआ नहीं। झूठे वादे जो लोगों को किए थे वो लोगों को समझ में आए। 2.5 लाख रुपए का कर्ज माफी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो उन लोगों ने नहीं दिया। अपने माता बहनों के लिए जो पेंशन की 1000 रुपए की बात कर रहे थे वो पेंशन नहीं दिए, बल्कि जो डॉक्टर रमन सिंह जो 300 या 500 रुपीज़ कुछ देते थे वो भी न दे पाए। तो इस तरह से जो अभी वो 36 में से मुझे लगता है कि नॉट 10% और सो उन्होंने जो वादे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इनके साथ रह के कोई फायदा नहीं है, हाथ का साथ छोड़ के कमल खिलाना ही उचित है, इसलिए वो कमल खिला रहे हैं। लेकिन अब तमाम आरोप, चाहे आप हो गए, चाहे पीयूष गोयल कल आए थे, उससे पहले तमाम नेता हैं, जितने आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लाइन से कह देते हैं आप सब लोग झूठ परोसते हैं और चले जाते हैं। मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूँ कि यहाँ का नक्सलवाद 4 सालों में कितना बड़ा, इसके लिए हुई रिस्पॉन्सिबल। यहाँ के जो BSF अपने BIFF के जवान जो यहाँ शहीद हो गए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भूपेश बघेल ने पहले आंसर करने दो, बाकी की बात तो छोड़ो, लेकिन यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों के हित के बारे में तो सोचो। यानी अपने जवान शहीद होने तक, यानी जो यहाँ के नक्सलवाद को जो कोई बढ़ावा दे रहा है तो यहाँ की कांग्रेस सरकार दे रहे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन वो तो इस दिशा में जाते हैं, आंकड़े पेश करते हैं कि नक्सलवाद हमारी सरकार में कम हुआ है। भैया आप चाहे 15 सरकार के कार्यकाल और इस 5 सरकार के कार्यकाल, यू कैन कंपेयर इन द डेवलपमेंट वेज, नक्सलवाद के इसमें सभी चीज में आप यानी फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स साथ में लेके बैठो, उसको बाद में पता चलेगा। चाहे तो उन्होंने अपना जो है रिपोर्ट कार्ड पेश करने दो, बात खत्म। जो उन्होंने उनका जाहिरनामा दिया था उसी के ऊपर उनका रिपोर्ट कार्ड, एक ही बात आने दो सामने, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। G20 आपकी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है। आगामी चुनाव लोकसभा का और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्या लगता है किस तरीके से, कौन से कैनवास पर आप उसको परोसेंगे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का G20 के यशस्वी आयोजन के लिए मैं तो बधाई दे ही देता हूं, लेकिन 20 कंट्री के हेड्स जो यहाँ पे आए थे उन लोगों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। मैं खुद उस डिनर पार्टी में मौजूद था, जिस तरह से मोदी जी का अभिनंदन हर एक कंट्री हेड कर रहा था। और खास करके मैं 2 चीज़ बताऊंगा। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द G20, आज तक के G20 का इतना यशस्वी आयोजन कहीं पे भी नहीं हुआ था, उतना हुआ और सभी इकट्ठा आके सिंगल डिक्लेरेशन विद द दिल्ली डिक्लेरेशन G20 के बाद डिक्लेयर किया, विच इज द अचीवमेंट ऑफ द G20 मीटिंग्स। गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है, वहाँ के टूरिज्म की मीटिंग हो चुकी, पावर की मीटिंग हो चुकी, और टूरिज्म के बारे में कहते वक्त द रोड मैप, गोवा रोड मैप डिक्लेरेशन ऑफ G20, ये उन्होंने UN ने भी फाइनल कर दिया। इसलिए मुझे गोवा का CM होते हैं ये बड़े गर्व की बात है। निश्चित रूप से G20 से पूरा देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं और देश की इमेज जितनी बड़ी है, देश पूरे वर्ल्ड में यानी बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट आगे आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ का कल्चर, इनके लिए बहुत ही फायदा G20 के मीटिंग से होगी। इसलिए मैं फिर एक बार यानी पूरे देश के लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप अभिनंदन कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम लोगों के प्लेन को उतरने ही नहीं दिया इसलिए हम आ नहीं पाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी यही वक्तव्य था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी यही वक्तव्य था कि हमारे प्लेन को साहब उतरने नहीं दिया जा रहा है। भैया मुझे लगता है कि उन वक्त पे मौजूद, वक्त पे प्रेजेंट रहना वो सही रहता है। उनका प्लेन दिल्ली में नहीं उतरा, अभी उनका प्लेन छत्तीसगढ़ में भी नहीं उतरेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं उतरेगा। आपने राष्ट्रपति का जो भोज था उसका आपने जिक्र किया, उसी से एक सवाल ले लेता हूँ। वहां पर
दो ऐसे चेहरे देखे गए जो आपने घमंडिया कह दिया, मैं इंडिया कह दे रहा हूँ, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, ये दो चेहरे ऐसे देखे गए, तो क्या साधने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कि दीदी भी वहाँ पे थी, उनका चेहरा आपने नहीं देखा होगा, ममता दीदी तो वहीं पे थी, तो डेफिनेटली इनविटेशन तो सबके लिए था, तो सबने आना। जब देश की बात आती है, जब राष्ट्रपति का डिनर होता है और देश होता है, तो मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों ने एकजुट दिखाना जरूरी रहता है, क्योंकि देश प्रथम, द्वितीय पार्टी और तृतीय हम, इस तत्व पर चलने वाले मैं हूँ, हमारी पार्टी के सभी लोग हैं। निश्चित रूप से जब किसी स्टेट हेड कंट्री हेड के पास जब सोचते हैं, तब कंट्री के लिए सपोर्ट करना, इस तरह के कार्यक्रम में प्रेजेंट रहना वो उचित है। और जो आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, कम से कम वो आके वहाँ पे एक ही दिखाई, यूनिटी दिखाई इंडिया के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप युवा हैं, हेमंत बिस्व शर्मा की एक चर्चा कर लेते हैं। लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भाजपा ने उनको छोड़ दिया है, कुछ भी कहते रहे और किसी के बारे में भी बात करें। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा कुछ बोले जाते हैं कि वो चर्चा का विषय हो जाता है। आप भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री है, ऐसा क्यों हो जाता है? भाई ये तो उनका सवाल है, वो बात करते हैं, इसके बारे में मैं क्या बात करूं। बस आगामी सत्र है लोकसभा का, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास हैं। 4 एजेंडा तय कर दिए गए हैं, लेकिन सबके मन में कौतूहल भी है और कुछ लोगों के मन में डर भी है कुछ ऐसी चीजों को लेकर। तो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? आगामी लोकसभा जो सेशन आने वाले हैं उनके लिए मैं शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट हाउस में ये सेशन हो रहा है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, यानी आफ्टर द आज़ादी के अमृत काल में, इस तरह का न्यू पार्लियामेंट हाउस लोकसभा राज्य वेल टेक्नोलॉजी और एडवांस तरफ से आगे 100 साल की सोच के बनाना ये उचित है। इसलिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और